सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज फिर दोबारा आप लोगों का भाई एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने। तो भाई आज की ये जो स्टोरी रहने वाली है, बेंगलोर की ये स्टोरी होने वाली है। और मेरे साथ मेरे एक दोस्त काम करते हैं, सुखविंदर सिंह। उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है अपने कॉलेज टाइम की। तो भाई जैसा कि उन्होंने बताया कि बेंगलोर में उनका कॉलेज पढ़ा था, तो वहाँ पे वो लोग गए थे। तो वहां पे जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीजें उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, और मैं अब शेयर करूंगा आपके साथ। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई सुखविंदर और उनके दोस्तों ने जब अपनी ट्वेल्थ अपनी क्लियर कर ली थी प्रॉपर, तो अच्छे बैकग्राउंड से सब लोग कर बिलोंग करते हैं। तो इनके जो फादर वगैरह थे वो भी फ्रेंड थे, क्योंकि सब एक ही सोसाइटी के ये सारे दोस्त थे। तो भाई इन्होंने साथ में पढ़ाई की। बाद में इनकी जो प्लानिंग भी यही हुई कि हम लोगों को कॉलेज में भी साथ में एडमिशन लेना है। अब जब एडमिशन लेने की बात आई, तो इनके जो फादर थे सुखविंदर सिंह जी के, इन्होंने उनके फ्रेंड्स के फादर वगैरह से भी बात की कि भाई तुम्हें भी एडमिशन करवाना है तो कहीं अच्छा सा कॉलेज देखते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। क्योंकि जैसे कि हर फैमिली का यही रहता है यार कि अपने बच्चे को अच्छे से कॉलेज में पढ़ाए लिखाए। तो इन्होंने भी इसी तरह से पूरा डिसाइड किया, और इन्होंने एक कॉलेज इन्हें जो पसंद आया, वो जो कॉलेज था वो था बेंगलोर में। अब बेंगलोर में इन लोगों ने एडमिशन करवा दिया अपने बच्चों का। और कुछ दिनों बाद इन्हें बेंगलोर के लिए निकलना था, तो इन्होंने अपना सामान वगैरह पैक करके और बेंगलोर के लिए इन लोग निकल गए वहां से। अब ये लोग बेंगलोर पहुंचे। वहां पे जो रूम इन्हें मिला कॉलेज की तरफ से, वहां पे इन लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा, जाके आराम किया। और कुछ देर वहां पे आराम करने के बाद ये निकल के बाहर शॉपिंग वगैरह करने। अब शॉपिंग वगैरह करके रात को अपने जो भी खाना पीना था बाहर ही अपना खा पी के ही आए थे कि यार आज तो इतना थके हुए हैं, तो बनाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। अब ये लोग गए वहां पे, आराम किया, रात को सोए। और रात को सोने के बाद इनको ऐसा लगने लगा उस घर में जैसे कि कोई इनका गेट नॉक कर रहा है। अब वहां पे क्या है कि यार उस बिल्डिंग के अंदर कॉलेज के और भी बच्चे रहते थे, तो इन लोगों को यही लगा कि हो सकता है यार कोई, हम लोग यहाँ पे नए हैं, कोई मजाक कर रहा होगा हमारे साथ, प्रैंक कर रहा होगा। तो इन्होंने उस चीज को इग्नोर किया, ज्यादा माइंड नहीं किया, और ये भी अपने आराम से सो गए। अब दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन ये लोग कॉलेज में गए, वहां पे जाके अपनी क्लास वगैरह अटेंड की। और क्लास वगैरह अटेंड करने के बाद ये लोग बाहर मॉल वगैरह में निकल गए शॉपिंग वगैरह करने, अपने नए कपड़े वगैरह लेने थे इन्हें। तो ये उस लोग चीजों के लिए निकल गए। रात को आते टाइम फिर से इन्होंने वही सब किया कि यार घर पे जाके कौन बनाएगा, बाहर से ले लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था, तो पैसे वगैरह की तो कोई टेंशन नहीं थी। तो इन्होंने फिर दोबारा सारा अपना खाना पीना करा, शॉपिंग वगैरह करी, और रात को आके ये लोग फिर सो गए। अब भाई रात के तकरीबन 2-2:30 बजे थे कि तभी इन्हें फिर दोबारा से इनके गेट पे नॉक होने की आवाज आती है। और नॉक होने की भी कुछ जो तरीका था नॉक करने का, कुछ अलग ही तरीका था, जैसे कोई कोड टाइप का हो। अब ये लोग थोड़ी देर उसको सुनते हैं, फिर वो आवाज अपने आप ही बंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर 5-7 मिनट बाद फिर नॉक करने की आवाज आती है। तो ये लोग प्लान करते हैं, एक काम करते हैं भाई, चुपचाप से गेट के पास चल के खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही नॉक होगा एकदम से गेट खोल के जो बंदा नॉक कर रहा है उसे पकड़ के आज धोना है। क्योंकि भाई 2 दिन हो गए इन लोगों को परेशान करते हुए, ये लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही हैं, पर आज इनका करना है मैटर। अब भाई इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था कि आज तो छोड़ना नहीं है, जो भी बंदा नॉक कर रहा है हमें परेशान कर रहा है। अब जैसे ही नॉक होने की आवाज आती है, ये एकदम झटके से गेट खोलते हैं। लेकिन जब गेट खुलता है, भाई गेट के सामने पूरा अंधेरा, कोई भी नहीं।
अब ये लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है कोई गेट नॉक करके भाग गया हो या कुछ भी। तो उस टाइम भी ये लोग इतना सोचते नहीं है, अपने आराम से जाके लेट जाते हैं। अब आराम से लेट के बात बात करते रहते जैसे तैसे इनको जो नींद आने में टाइम लगता है वहां पे आराम से सो जाते हैं। उसके बाद अब सोने के बाद दूसरे दिन फिर वही रूटीन, अपना कॉलेज वगैरह जाते हैं। लेकिन आज का जो है, कॉलेज में कुछ फंक्शन वगैरह थे जिसकी वजह से इनको हाफ डे में ही वहां से छुट्टी मिल जाती है और ये डायरेक्ट आते हैं अपने घर पे। और इनकी वहां पे कुछ फ्रेंड्स बनी थी तो ये अपनी फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं घर पे और बोलते हैं कि चलो वहीं पे बैठ के पार्टी वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो भाई जो ये दोस्त थे, 4 दोस्त गए थे बेंगलोर पढ़ाई करने। अब एक है वो थोड़े आशिकाना टाइप का था भाई, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके आ गया कि चलो रूम पे ही चलेंगे, वहीं पे बैठ के बात बात करेंगे। अब जो 3 दोस्त थे ये भाई पी के सेट थे, लेकिन जो अपने आशिक मिजाज दोस्त थे वो अपना भाई गर्लफ्रेंड को लेके आए थे। वो बोले तुम एक काम करो, उस रूम में बैठ के अपना एंजॉय वगैरह करो, तुम यहाँ पे बैठे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनका भी कहना ठीक था यार कि उन लोगों ने ड्रिंक वगैरह की हुई थी, लड़की को साथ में लेके बैठना वहां पे वैसे भी नॉर्मल चीज नहीं थी। अब ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे लड़का लड़की और बात वगैरह कर रहे थे कि तभी अचानक से एकदम कोई बुरी तरह इनका गेट बजाता है। अब भाई जैसे ही गेट बजता है इनको आता है गुस्सा, एकदम भागते हुए जाते हैं चिल्लाते हुए कि यार तुम्हारे दिमाग खराब है क्या है, तुम क्यों गेट बजा रहे हो जब तुम्हें मैंने बोला है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तुम लोग वहां पे करो जो तुम्हें करना है, तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो। पर जैसे ही ये गेट खोलते हैं वहां पे कोई नहीं। अब ये लोग जैसे तैसे भाई अपना मूड शांत करते हैं दोनों और बैठ के अपने नॉर्मल बात बात करने स्टार्ट करते हैं कि तभी अचानक फिर दोबारा से गेट किसी के बजाने की आवाज आती है। अब ये भाई इस बार सोचते हैं कि इन्होंने अब भाई परेशान कर दिया है, ये एकदम से जाते हैं चिल्लाते चिल्लाते और देखते गेट पे कोई भी नहीं है। ये दूसरे रूम में जाते हैं, वहां पे भी कोई नहीं था, क्योंकि जो इनके तीनों दोस्त हैं जब ये लोग रूम में गए थे तभी वो लोग घर से बाहर चले गए थे। अब इनका जो है पारा हाई था उस टाइम, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो इनके दिमाग में थोड़ा डाउट आया कि यार मतलब समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। कल भी इसी तरह से रात को नॉक होने की आवाज आ रही थी और अब फिर दोबारा कोई इतनी बुरी तरह गेट बजा के भाग रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, रूम चेंज कर लेते हैं, यहाँ के बंदे भाई परेशान कर रहे हैं फालतू में हमें नया सोच के, और कुछ फायदा नहीं है, इनका पूरा मूड खराब हो जाता है वहां पे। लेकिन दूसरे दिन फिर दोबारा ये लोग जब रूम पे आते हैं अपना कॉलेज वगैरह खत्म करके, तो फिर अचानक से एक ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग जब टीवी देख रहे थे कि साइड से कोई निकल के गया है। अब भाई इनकी हालत वहां पे खराब हो जाती है कि यहाँ पे भाई चल क्या रहा है। उसी टाइम इनके एक दोस्त थे, मोहम्मद थे, उन्होंने अपने घर पे फोन लगाया और बताया उन्हें सारी चीजें कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। और हम लोग पहले सोच रहे थे नॉर्मली कि कोई मजे ले रहा होगा, गेट बजा रहा होगा, लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ है उसको देखने के बाद भाई हमारी हालत खराब है। तो वो लोग बोलते हैं एक काम करो, हमारे एक पंडित जी हैं, मतलब जो उनमें होते हैं, उन्होंने बोला उनसे एक बार बात कर लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसके बाद देखते हैं। अब फैमिली को यहाँ पे ये लग रहा था कि इन लोगों का वहां पे पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए ये कुछ बहाना बना रहे हैं। तो फैमिली ने इनकी बात को जो है ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब भाई जो उनके थे पंडित या जो भी, वो वीडियो कॉल करते हैं इन्हें और बोलते हैं भाई मेरे को अपना एक बार पूरा घर दिखाओ जहाँ पे तुम रह रहे हो, पूरा घूम के एक एक कोना दिखाओ उस फ्लैट का। अब ये पूरे घर में घूम रहे हैं इधर उधर आराम से, वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं उन्हें सारी चीजें, लेकिन एकदम से वो एक रूम के बाहर जाके बोलते हैं यहीं पे रुक जाओ। रूम
के अंदर मत जाना। अब उस रूम के अंदर ऐसा क्या होगा कि जो इनके पंडित थे उन्होंने भी अंदर उन्हें जाने से मना कर दिया। अब ये सोच के वो भी हैरान थे कि तभी ये पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा इसमें क्या है कि आप मेरे को अंदर जाने से मना कर रहे हो? अभी आपने ही तो बोला कि मेरे को पूरा घर दिखा दूं घूम के। तो बोलते हैं बस इस कमरे के अंदर जाने की गलती मत करना, और जितना जल्दी हो सके ये घर भी छोड़ दो। तो वो बोलते हैं एकदम से हम कैसे छोड़ दे भाई, ये तो हमें कॉलेज की तरफ से फ्लैट मिला हुआ है, और अगर बाहर भी हम फ्लैट लेते हैं तो वहां पे इतना ज्यादा खर्चा आ जाएगा हमारा कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप हमें छोड़ने के लिए बोल रहे हो? तब उनके गुरुजी बताते हैं कि इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत की आत्मा है जो इस घर में पहले रहती थी, लेकिन उसके बाद जब वो मर गई थी तो उसकी आत्मा यहीं पे रह गई है, और वो अब यहाँ से आजाद नहीं हो पा रही है। और उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि तुम लोग इस घर के अंदर आके रह रहे हो। अब ये सुनते ही उन चारों दोस्तों के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। भाई वो लोग परेशान और बोलते हैं कि अब आप बताओ हमें क्या करना है। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ये फ्लैट जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। अब ये लोग छोड़ देते हैं फ्लैट, लेकिन जब ये दूसरे फ्लैट पे भी जाते हैं वहां पे भी कुछ अजीब सी चीजें इनके साथ होने लगी थी। अब ये लोग फिर पूछते हैं कि भाई हमारे साथ तो अभी भी ये सब हो रहा है। तो इन्हें बताया जाता है कि भाई वहां पे तुम लोगों ने जो हरकतें की है उससे वो बुढ़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, और अब वो उस चीज का तुमसे बदला लेना चाह रही है। तो इसको किसी भी तरह काबू में करना पड़ेगा। तो इनके जो गुरुजी थे वो बोलते हैं मैं वहां पे आता हूँ, एक काम करता हूँ, वहां पे आके अपने आप देखूंगा सब कुछ, बस तुम अपना ध्यान रखो, कल तक मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब दूसरे दिन गुरुजी इनके पहुंच जाते हैं सुबह सुबह, और जैसे ही पहुंचते हैं बोलते हैं एक बार जल्दी से मुझे उस फ्लैट के अंदर लेके चलो। अब उस फ्लैट पे ये लोग पहुंचते हैं गुरुजी को लेके, और वहां पे गुरुजी पूरे घर में घूम रहे थे, और जिस रूम के आगे जाके गुरुजी ने रुकने को बोल दिया था उसी रूम की तरफ एकदम से आगे बढ़ते गुरुजी, और सबको इशारा कर देते कि कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। अब सब एकदम मूर्ति की तरह वहीं पे खड़े हो गए। गुरुजी आगे बढ़ रहे थे, एक बार पीछे इन लोगों की तरफ देख रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। अब गुरुजी एकदम से रूम के अंदर जाते हैं। रूम के अंदर जाके वो कुछ ढूंढ रहे थे इधर उधर, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी आके ढूंढना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे आके। ढूंढते ढूंढते भाई एक अलमारी दिखती है उन्हें पुरानी, जैसे ही उस अलमारी को साइड करते हैं उसके पीछे भाई एक और रूम का दरवाजा था जो इन्होंने कभी देखा ही नहीं। अब जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं एकदम से उसके अंदर से ऐसी बदबू आती है जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो। अब भाई उसके अंदर जाते हैं गुरुजी, लाइट वगैरह वहां पे थी नहीं, तो वो अपने फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और फ्लैश लाइट से ही देखते हैं, और जब वो सामने देखते हैं तो कोने में एक सड़ी हुई लाश पड़ी। आखिर किसकी थी ये लाश? ये लाश भाई किसी की नहीं, उसी बूढ़िया औरत की थी जिसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। अब गुरुजी देख के ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, और उन्हें समझ में आ गई थी सारी चीजें कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। भाई गुरुजी जल्दी से अपने साथियों को फोन करते हैं और बुला लेते हैं, साथ के जो पंडित वगैरह थे उन्हें बुलाते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचो। जो भी बैंगलोर में नियर बाय उनके जानने वाले थे उन्हें बुला लेते हैं, और वहां से भाई पुलिस को फोन किया जाता है, उस बॉडी को वहां से निकाला जाता है। उस
बॉडी को वहां से निकालने के बाद पुलिस बोलती है कि हमें इसका भाई पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, हम ये सब करेंगे, वो फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या। और उन लड़कों से पूछताछ करने लगती है कि तुम लोग यहाँ पे रह रहे थे तो क्या तुम्हें पता नहीं चला। तब पंडित जी और उन बच्चों के फैमिली मेंबर वहां पे आ चुके थे। उन्होंने बताया कि भाई ये लोगों के साथ ये सारी घटनाएं यहाँ पे घट रही थी। तभी इन लोगों ने हमें बुलाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आके जब देखा है सब कुछ, तब ये चीजें हमें मिली है। अब वहां से इन लोगों को ले जाया जाता है। पुलिस जो है भाई बॉडी को ले जाती है, लेकिन अब पंडित जी भी सेफ नहीं थे वहां पे, क्योंकि पंडित जी ने उस बॉडी को छेड़ा था। अब पंडित जी को रात को जब वो सो रहे थे, वही बुढ़िया उनके सामने खड़ी दिखती है और बोलती है, पंडित अगर तूने मुझे मुक्ति नहीं दिलाई तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ये सुनते ही एकदम से खड़े होते हैं और भाई चिल्लाते हैं। ये सब चीजें सुन के भाई साथ में जो सो रहे थे लोग, वो भी एकदम से उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, पंडित जी क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलते हैं, मुझे उस बुढ़िया को मुक्ति दिलानी है, वरना वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब भाई पंडित जी जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे जाके सारी चीजें बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले भाई ये चीज मानने को तैयार नहीं है। बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब तो हमें तुम लोगों के ऊपर शक होने लगा है कि तुम लोग जल्द से जल्द इस बॉडी को खत्म क्यों करना चाहते हो, और हमें पूरी तलाशी लेनी है, उससे पहले तुम इस बॉडी के पास नहीं जा सकते। पंडित जी उन्हें समझाते हैं पुलिस वालों को कि आप समझने की कोशिश करो, अगर जल्द से जल्द इस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करा गया तो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। तो भाई पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने बोला कल शाम को तुम्हें ये बॉडी मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिलेगी। अब भाई पंडित जी को जैसे तैसे रात निकालनी थी, तभी पंडित जी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार अगर ये बुढ़िया बोल रही है अंतिम संस्कार के लिए और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, तो मतलब इस बुढ़िया के साथ कुछ तो गलत हुआ है कि इसकी आत्मा यहाँ पे फंस गई है। तो पंडित जी सोचते हैं इस बुढ़िया से ही पूछना पड़ेगा आखिर हुआ क्या है इसके साथ। पंडित जी जल्दी से घर पे जाते हैं, उस रूम में जाके कुछ अपनी विधियां करते हैं, एक हवन कुंड सामने लगाते हैं और आटे और सिंदूर से जो है भाई नीचे कुछ निशान बनाने लगते हैं, चित्र टाइप का बनाने लगते हैं, और आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और कुछ कुछ मंत्र बोले जा रहे हैं वहां पे। कि तभी अचानक एकदम तेज हवा का झोंका आता है खिड़की में से, और पंडित जी एकदम से आंख खोलते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे ये बताओ यहाँ पे क्यों हो और आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जब तक तुम मेरे को सारी चीजें नहीं बता दोगी, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा। अब पंडित जी की ये बात सुनते ही एक अजीब सी आवाज आती है, किसी औरत की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उस आवाज में सुनाई देता है कि मेरे बेटा बहू ने ही मेरे साथ ये जुर्म किया है और मुझे भाई बदला चाहिए, लेकिन जो मेरा बेटा है वो आखिर मेरा बेटा है और मैं उसे दर्द नहीं दे सकती। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पे मरी हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी यहाँ पे। अब पंडित जी पूछते हैं, आखिर तुम्हारे बेटा बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तो वो लेडी बताती है कि भाई जो उनके लड़के की नई नई शादी हुई थी, लव मैरिज उस लड़के ने की थी, और जो ये लेडी थी इन्हें वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि इन्हें पता था कि वो लड़की इनके लड़के के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद
वहां पे उन्होंने शादी की। उसके बाद इनके घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन ना जाने किस तरह से उस लड़की ने इनके लड़के को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था कि जैसा वो बोलती थी वैसा ही इनका लड़का करने भी लगा था। और एक दिन बात कुछ इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने गुस्से में आके इन्हें कमरे में बंद कर दिया और एक हफ्ते तक कमरे में बंद रखा। बस हल्का सा गेट खोल के रोटी अंदर फेंक देते थे। और एक दिन शाम ऐसी आती है जब घर में एकदम शांति थी और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये लोग, ये जो लेडी थी अंदर भूखी प्यासी बैठी थी, लेकिन पूरे दिन से इन्हें एक निवाला तक नहीं मिला था, एक घूंट पानी तक नहीं मिला था। ये कहती भी तो किससे कहती, क्योंकि वो कमरा जो था बिल्कुल अंदर था और उस कमरे में कोई भी खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं था जिससे ये बाहर गली में किसी को चिल्ला के बुला सकते अपनी मदद के लिए या कुछ भी। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं, लेकिन इनको भाई एक निवाला तक नसीब नहीं होता, क्योंकि जो इनके बेटा बहू थे वो इन्हें इस कमरे के अंदर बंद करके छोड़ के कहीं और जा चुके थे। सोच सकते हैं जिस माँ ने उस लड़के को पाल पोस के इतना बड़ा किया, लायक किया, वही लड़का एक लड़की के चक्कर में अपनी माँ के साथ इतनी बड़ी हरकत कर गया। तो भाई ये चीजें सुनने के बाद पंडित जी की आंखें भी भर आई कि इस लेडी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। पंडित जी उसे बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन इन बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, इन्हें माफ कर दो। लेकिन वो बुढ़िया बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे घर में घुसे हैं बिना मेरी परमिशन के। पंडित जी बोलते हैं तुम यहाँ पे फंसी हुई हो, तुम मर चुकी हो और इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन्हें नहीं पता था ये तुम्हारा घर है, इन्हें भी कॉलेज की तरफ से ये घर दिया गया है। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, तुम उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, लेकिन इन बच्चों को परेशान करना बंद करो। बस मेरे को 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मैं दिलाऊंगा। अब वहां पे सब चीजें ठीक हो जाती है। 2 दिन बाद जब बॉडी मिलती है, पंडित जी पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करते हैं और आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं। और ये सब लोग उस फ्लैट में अब ही रह रहे हैं और बिल्कुल आराम से रह रहे थे। फाइनली लास्ट में जाके सब कुछ ठीक हो गया था, जैसा कि बताया सुखिंदर जी ने मेरे को। तो स्टोरी आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।